नमस्कार विद्यार्थियों। तो इस कोर्स के हम आज फिर से जुड़े हैं एलपीएम के हम दूसरे दिन। ठीक है, हमने कल जो पढ़ा था टैक्सोनॉमी के हिसाब से हमने वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज में हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि उसमें अगर देखा जाए तो सीधे सीधे क्लास तक तो सब में सेम ही है। क्लास तक में जिसका किंगडम रहेगा सबका एनिमलिया ही रहेगा, सब में फाइलम रहेगा, कॉर्डेटा ही रहेगा, और क्लास की सबकी मेमेलिया ही रहेगी। फिर ऑर्डर से उसमें बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी मेनली माने तो हम रुमंती जानवरों को हम मेनली जो देखते हैं, या फिर जो हम लाइफ स्टॉक में अपने जो भी आता है उसमें अधिकतर जो देखते हैं वो गाय को ही देखते हैं। तो हम गाय का ही पहले देख लेंगे। ठीक है, तो गाय का टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, गाय का टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा था किंगडम। किंगडम सब में सेम ही है, एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था फाइलम भी सब में सेम ही है, कॉर्डेटा। उसके बाद हमने देखा था क्लास भी सब में सेम ही रहेगा, मेमेलिया। ठीक है, उसके बाद आया था ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और स्पीशीज। ठीक है, इसमें ऑर्डर हमने था आर्टियोडैक्टाइला, है ना, आर्टियोडैक्टाइला। फिर फैमिली तो बोविडी, फैमिली कौन सी थी, बोविडी फैमिली। उसके बाद हमने लास्ट यहीं तक पढ़ा था कि फैमिली तक। उसके बाद आएगा जीनस को क्या हो जाएगा इसका, बॉस। और स्पीशीज कौन सी हो जाएगी, ये इंडिकस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने गाय भी कौन सी रहेगी, देसी गाय। ठीक है, यानी कि जो मेनली इंडिया में पाई जाती है। अब गाय अगर नॉर्मली अगर दे गाय तो भी हमें देसी गाय ही मानने का है। अगर विदेशी गाय देगा तो वो क्लियरली लेगा कि विदेशी गाय है। अगर नॉर्मली अगर गाय दे दिया तो हमको देसी गाय को ही मानना है। ठीक है, यानी कि जिस गाय का हम अगर पढ़ेंगे तो किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, कॉर्डेटा, क्लास, मेमेलिया, ऑर्डर, आर्टियोडैक्टाइला, फैमिली, बोविडी, जीनस, बॉस, और स्पीशीज रहेगा वो इंडिकस रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम कंपैरिजन में देख लेते हैं घोड़े का। ठीक है, तो घोड़े का क्लासिफिकेशन, ठीक है, घोड़े का क्लासिफिकेशन देखें तो किंगडम तो इसमें सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फाइलम भी इसमें सेम ही रहेगा, क्लास भी सेम ही रहेगा। यहाँ तक तो सब में सेम है, जितने भी जो जानवर रहेंगे उनमें क्लास तक यानी कि मेमेलिया तक यानी कि स्तनधारी तक उसमें टोटल सेम ही रहेगा। फिर जो घोड़े का जो ऑर्डर है वो बदल जाएगा, वो आएगा पेरिसोडैक्टाइला। ठीक है, इसका ऑर्डर आ जाएगा पेरिसोडैक्टाइला। ठीक है, फिर इसकी जो फैमिली आ जाएगी वो आ जाएगी इक्विडी। यहाँ तक हमने इसमें भी कल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो जीनस और स्पीशीज आएगा जो घोड़े का नाम है, यानी घोड़े का नाम क्या है, इक्वेस कैबेलस। ठीक है, घोड़े का जो नाम है वैज्ञानिक इक्वेस
और यहाँ पर कैबेलस। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब देखो, हम जो कल टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी थी जो कि कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई है, उसमें भी हमने अगर क्लियरली अगर हम मान लें तो नॉर्मली हम अगर लाइफ स्टॉक की बात करेंगे तो उसमें देसी गाय ही मानेंगे, यानी कि देसी गाय को मानकर ही हम पूरा मैनेजमेंट या पूरी जो लाइफ स्टॉक का अपने 10 सब्जेक्ट है वो गाय को मानकर ही वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाय में जो किंगडम रहता है वो एनिमल रहेगा, सब में सेम रहेगा, सब में क्लास तक तो सेम रहेगा, मेमेलिया तक। उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, जिसमें मेनली जो जीनस और स्पीशीज रहता है वो उसके वैज्ञानिक नाम के समय मतलब उसका वैज्ञानिक नाम ही रहता है। ठीक है, तो एनिमेलिया, इसमें भी एनिमेलिया, कॉर्डेटा, इसमें भी कॉर्डेटा, मेमेलिया, इसमें भी मेमेलिया, आर्टियोडैक्टाइला, फिर इसमें हो जाएगा पेरिसोडैक्टाइल, यानी कि इसमें हो जाएगा विभाजित खुर, इसमें अविभाजित खुर। ठीक है, उसके बाद बोविडी, इधर इक्विडी, इधर आ जाएगा बॉस, इधर इक्वेस, इंडिकस और इधर कैपेलस, यानी कि गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बॉस इंडिकस और घोड़े का जो वैज्ञानिक नाम है वो इक्वेस कैबेलस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यानी कि कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो सब में क्लास तक तो सेम है, फिर ऑर्डर से उसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि जानवरों का जो वैज्ञानिक नामकरण है वो किसने दिया। तो तुम जानवरों का हो या पेड़ पौधों का हो, जो वैज्ञानिक नामकरण दिया था वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। और कब दिया था? तो 1753 में। ठीक है, 1753 में उनका नामकरण दिया। और नामकरण किस हिसाब से दिया? तो बाइनोमियल के हिसाब से, मतलब मतलब जो उसके नाम है वो उसके 2 पार्ट करके दिया, यानी कि बॉस इंडिकस, इक्वेस कैबेलिस, हेपरा इरिकस। ठीक है, यानी कि उसके मतलब जो वैज्ञानिक नाम है उसके स्पीशीज और जो स्पीशीज रहता है और उसकी जो, ठीक है, यानी कि जो स्पीशीज रहता है और जीनस रहता है उसको मिलाकर उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, और बाइनोमिकल नाम दिया था, यानी कि दो जो जीनस है और स्पीशीज के हिसाब से दोनों को मिलाकर उन्होंने नामकरण किया था। उसने भी मतलब नामकरण करने का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था? तो जितने भी मतलब विश्व में अगर हम भारत की बात कर ले तो गाय को बोलेंगे हम नॉर्मली गाय। इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में या फिर इंग्लैंड साइड अगर बोल दे या आउटसाइड यूएसए साइड अगर बोल दे तो गाय को बोलेंगे काऊ। यानी कि हर जगह पे अलग अलग नाम है, उन हर एक अलग अलग नाम को एक ही नाम में बांटने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक नाम दिया था। तो जानवर में जो वैज्ञानिक नामकरण वो किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने जानवर का वैज्ञानिक नामकरण। पॉइंट लिखेंगे हम, जानवरों का वैज्ञानिक नामकरण। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक नामकरण है वो किसने दिया था? तो वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, जो वैज्ञानिक नामकरण वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। और कब दिया था? तो 1753 में, 1753 में। और जो नामकरण दिया था वो किस हिसाब से दिया था? तो बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम लिख दो या फिर कोई मेनली सिस्टम ही लिख देते, सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम दिया। बाय यानी कि इधर होता है दो और नोमियल का मतलब होता है नाम, मतलब दो प्रकार से उसका नाम दिया, यानी कि जीनस और स्पीशीज को मिलाकर उसमें नामकरण दिया। अब बाइनोमियल जो नाम है वो मेनली किस भाषा से बना है? तो नाम बाइनोमियल जो नामकरण है वो लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि किसी जानवर का जो वैज्ञानिक नाम है
अगर बायनोमियल नाम अगर ले लेते हैं तो अगर किसी जानवर का वैज्ञानिक नाम है तो पहला जो उसका जो पहला जो नाम रहेगा वो जीनस रहेगा और दूसरा रहेगा स्पीशीज के हिसाब से, यानी कि नाम के 2 भाग कर दिए, यानी कि बायनोमियल 2 भाग कर दिए। तो बायनोमियल सिस्टम क्या है? बायनोमियल सिस्टम तो ये क्या है? तो जानवर के नाम के 2 भाग करना, 2 भाग करना, ठीक है। पहला रहेगा, पहला भाग वो रहेगा, पहला जब भाग जो रहेगा वो रहेगा जीनस और दूसरा रहेगा स्पीशीज। जीनस और दूसरा रहेगा स्पीशीज, ठीक है। और जो ये नामकरण जो सिस्टम दिया था वो कौन सी भाषा है? तो लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में दिया था? तो लैटिन भाषा में। यानी कि जो जानवरों का जो वैज्ञानिक नामकरण है वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। कब दिया था? यानी तो 1753 में। उसका किस आधार पर दिया था? तो बायनोमियल सिस्टम के अनुसार, यानी कि बायनोमियल यानी कि जो नाम है उसके 2 भाग करके दिया था, यानी कि नाम के 2 भाग कर दिए, जिसमें पहला भाग रहेगा वो जीनस रहेगा और दूसरा भाग रहेगा वो रहेगा स्पीशीज। और जो बायनोमियल सिस्टम है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि जो जानवर है उनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या है, ठीक है। तो पहले हम जानवर और उनके वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। अब पहला रहेगा देसी गाय। देसी गाय यानी कि जेबू कैटल। अब देसी गाय में टोटल गाय आएगी, जैसे कि थारपारकर, साहिवाल आ गई, थारपार आ गई, साहिवाल आ गई। बाकी जो देसी गाय है वो इसमें आ जाएगी। देसी गाय को बोलेंगे हम बॉस इंडिकस, ठीक है। और देसी गाय जो रहती है उसका हम्प रहता है, उसमें मतलब हम्प पाया जाता है। यानी कि मान लो ये कोई देसी गाय है, ठीक है, तो इसके यहाँ पर ये हम्प पाया जाएगा, हम्प, ये हम्प जिसको बोलेंगे उबड़, ठीक है। जो देसी गाय रहती है उसमें हम्प पाया जाता है, इसलिए इसको हम्प कैटल भी कहते हैं। और जो सेकंड रहेगा वो रहेगा विदेशी गाय। विदेशी गाय, ठीक है। जो विदेशी गाय यानी कि एक्सोटिक कैटल। एक्सोटिक कैटल। अब कैटल किसे बोलेंगे? तो कैटल जो गाय का पूरा समूह रहता है, गाय का पूरा समूह रहता है उसको बोलेंगे कैटल। यानी कि जिसमें गाय, बछड़ा, बुल, मतलब गाय, काऊ, बुल, हिपर, काप, वो सब आ गए, उसके जो ग्रुप रहता है उसको बोलेंगे हम कैटल। और जो विदेशी गाय उसको बोला था बॉस टॉरस, ठीक है, इसको बोला था बॉस टॉरस। अब बॉस टॉरस जो रहती है विदेशी गाय, उसमें जो हम्प रहता है वो नहीं रहता है, यानी कि जो हम्प प्लेस उसको बोलेंगे, हम्प प्लेस कैटल, हम्प लेस कैटल, ठीक है। यानी कि विदेशी गाय और देसी गाय में जो मेनली जो अब हम अंतर देखेंगे वो देखेंगे हम्प का, यानी कि उबड़, जिनके जो पेट का भाग रहता है वहाँ पर उबड़ पाया जाता है, तो वो रहेगी देसी गाय। और अगर उबड़ नहीं पाया जाएगा तो वो रहेगी विदेशी गाय, ठीक है। तो लिख के पॉइंट लिखेंगे हम इसमें। पहला कि सभी मतलब जो देसी गाय होती है उनके पेट पर
हम पाया जाता है, जिसको हम हम्प्ड कैटल बोलेंगे। तो सभी देसी गायों में पीठ पर हम्प या उबड़ पाया जाता है, तो इनको क्या बोलेंगे? हम्प्ड कैटल। हम्प्ड कैटल, ठीक है। और जो सभी विदेशी गाय रहती है, तो सभी विदेशी गायों में हम्प नहीं पाया जाता, यानी कि हम्प नहीं पाया जाता, तो इनको बोलेंगे हम प्लेस कैटल, हम्प लेस कैटल, ठीक है। यानी कि जितनी भी विदेशी जो गाय है उसमें हम नहीं पाया जाए, जिनको बोलेंगे हम प्लेस कैटल, और जितनी भी जो देशी गाय है उनमें हम पाया जाएगा, जिनको बोलेंगे हम कैटल। उसके बाद हम देखेंगे कि भैंस की नस्लें, ठीक है। भैंस की नस्लें भी दो प्रकार से होती है, एक तो वाटर बफेलो, यानी उसको बोलेंगे रिवर बफेलो, या फिर जलीय भैंस, जो हम नॉर्मली इंडिया में पाली जाती है, उनको बोलेंगे हम नदीय भैंस या रिवर बफेलो, ठीक है। और जो एक दूसरी प्रकार की भैंस रहती है उनको बोलेंगे हम दलदलीय भैंस, ठीक है। यानी कि जिन भैंस का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में बोझा ढोने के रूप में या फिर मांस के उपयोग में काम में लेते हैं, यानी कि यूँ लिख देंगे। तीसरा हम लेंगे कि जो भैंस रहती है, यानी कि वाटर बफेलो, फिर रहेगा, इसको हम बोलेंगे नदीय भैंस या फिर रिवर बफेलो, या नदीय भैंस, ठीक है। जो हम इंडिया में नॉर्मली घरों में पाले जाते हैं उसको हम बोलेंगे वाटर बफेलो, रिवर बफेलो या फिर नदीय भैंस। इसको वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। जो नॉर्मली जो भैंस रहती है उसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। उसके बाद जो चौथा रहता है, जो रहती है दलदलीय भैंस, दलदलीय भैंस, ठीक है। दलदलीय भैंस, इसको हम बोलेंगे स्वाम्प बफेलो, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो रहेगा बुबेलस कैराबेनिस, ठीक है। बुबेलस कैराबेनिस, ठीक है। जो अब देखो कि देसी गाय और विदेशी गाय में क्या अंतर रहता है, तो वो हम का अंतर रहता है। विदेशी गाय को बोलेंगे हम बॉस इंडिकस और विदेशी गाय को बोलेंगे बॉस टॉरस, और उसमें हम का अंतर रहता है। तो देसी गाय में रहेगा हम कैटल और विदेशी गाय को बोलेंगे हम प्लेस कैटल। और जो भैंस रहती है उसमें जो हम नॉर्मली पालते हैं उस भैंस को बोलेंगे वाटर बफेलो, रिवर बफेलो, ठीक है। यानी कि जो यह हम बोलेंगे कि वेलोइंग यानी जो नहाने के हिसाब से, या फिर जो कि भैंस किस हिसाब से मतलब कैसे पानी में नहाती है। अगर वो साफ पानी में नहाएगी तो उनको बोलेंगे रिवर बफेलो, अगर वो कीचड़ में नहाएगी या इसको बोलेंगे हम वेलोइंग, ठीक है। वेलोइंग करेंगे तो उसको बोलेंगे हम दलदलीय। कीचड़ में अगर नहाएगी तो उसको बोलेंगे हम दलदलीय भैंस। अब जो नॉर्मल जो भैंस रहती है वो उसका नाम है बुबेलस बुबेलिस, और जो दलदलीय भैंस रहती है उसका नाम है बुबेलस कैराबेनिस। अगर नॉर्मली पूछ ले कि भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो हम लिखेंगे बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। क्योंकि भारत में अधिकतर जो पालने जाने वाली जो भैंस की नस्ल है वो बुबेलस बुबेलिस ही होती है। यानी कि बुबेलस बुबेलिस जो
रिवर बफेलो वो ही पाली जाती है, इनका ये अपने मतलब भारत में नहीं पाली जाती। ठीक है, तो देख लो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो बॉस इंडिकस, विदेशी गाय का बॉस टॉरस, जो वाटर बफेलो है उसका बुबेलिस बुबेलिस और स्वाम्प बफेलो उसका बुबेलिस कैराबेनिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये जो भैंसें रहती है वाटर बफेलो और दलदली बफेलो में जो मेन अंतर रहता है वो गुणसूत्र का होता है। इसमें 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं और दलदली भैंस में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो भी हम लिखेंगे। दलदली भैंस और नदीय भैंस में क्या अंतर है। ठीक है, तो दलदली भैंस और लिखेंगे हम पहला ही कि दलदली भैंस और जो दलदली भैंस सॉरी जलीय भैंस और दलदलीय भैंस में मेनली किसका अंतर है, तो गुणसूत्रों का अंतर है, गुणसूत्रों का अंतर पाया जाता है। ठीक है, जो मेनली पाया भैंस में गुणसूत्रों में अंतर पाया जाता है, जो मेनली जो अंतर है वो पाया जाएगा। जो जलीय भैंस रहेगी उसमें गुणसूत्र 50 रहेंगे और जो दलदली भैंस रहेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 रहेगी। और भारत में पाली जाने वाली जो भैंस है, जो भैंस भारत में पाली जाती है वो कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी जलीय या फिर नदीय भैंस, यानी कि बुबेलिस, यानी कि जो नॉर्मली हम जो भैंसें पालते हैं वो जो भैंस रहती है वो रहती है जलीय भैंस या फिर नदीय भैंस। और इन दोनों में जो मेनली इनमें जो अंतर रहता है वो गुणसूत्रों का अंतर रहता है। जलीय भैंस में गुणसूत्र 50 होते हैं और दलदलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 2 कम होती है, यानी कि वो 48 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा 5वां, तो हम देखेंगे भेड़ का वैज्ञानिक नाम। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। फिर लेंगे हम बकरी का वैज्ञानिक नाम। बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे ऊँट का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ऊँट। अब ऊँट भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊँट भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक कुबड़ वाला ऊँट और एक 2 कुबड़ वाला ऊँट। एक कुबड़ वाला ऊँट जिसका वैज्ञानिक नाम है, एक कुबड़ वाला जो ऊँट रहता है उसका नाम है वैज्ञानिक नाम कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, और जो 2 कुबड़ वाला ऊँट है उसका नाम रहेगा कैमेलिस बैक्टीरियनस। ठीक है, तो एक कुबड़ वाला ऊँट, एक कुबड़ वाला ऊँट, कुबड़ यानी कि हम्प, जो हमने पहले ही पढ़ा है। तो एक कुबड़ वाला जो ऊँट रहेगा उसका वैज्ञानिक नाम रहेगा कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, उसके बाद आएगा 2 कुबड़ वाला ऊँट। 2 कुबड़ वाला ऊँट, 2 कुबड़ वाले ऊँट को क्या बोलेंगे, कैमेलिस बैक्टीरियनस। ठीक है, यानी कि जो भेड़ रहती है उसका जो वैज्ञानिक नाम रहता है वो ओविस एरिस रहता है, बकरी का नाम रहता है कैप्रा हिरकस और ऊँट का
जो दो प्रकार से बांटे गया है, एक कुबड़ वाला ऊँट और दो कुबड़ वाला ऊँट। एक कुबड़ वाले ऊँट का नाम है कैमलिस ड्रोमेडेरियस और दो कुबड़ वाले ऊँट का नाम है कैमलिस बैक्टीरियनस। और जो भारत में जो मेनली रूप से पाला जाएगा, यानी कि राजस्थान में मुख्य रूप से ऊँट को पाला जाता है, जिसमें भी हम एक कुबड़ वाले ऊँट को पालते हैं। ठीक है, एक कुबड़ वाले ऊँट को पालेंगे जिसका वैज्ञानिक नाम है कैमलिस ड्रोमेडेरियस और इसको हम बोलेंगे अरेबियन कैमल। ठीक है, और जो दो कुबड़ वाला ऊँट रहता है उसका नाम है कैमलिस बैक्टीरियनस, जो भारत में मुख्य रूप से लद्दाख में पाला जाता है, यानी कि बर्फीले इलाकों में पाला जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एशियन कैमल। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि जो एक कुबड़ वाला ऊँट है उसको हम बोलेंगे अरेबियन कैमल और दो कुबड़ वाले ऊँट को बोलेंगे हम एशियन कैमल। ठीक है, तो पॉइंट है हमारा एक कुबड़ वाला ऊँट, एक कुबड़ वाला ऊँट, उसको और क्या बोल सकते हैं तो ड्रोमेडेरी कैमल, ड्रोमेडेरी कैमल या फिर अरेबियन कैमल, अरेबियन ऊँट या अरेबियन कैमल। उसके बाद आएगा कि दो कुबड़ वाला ऊँट, दो कुबड़ वाला ऊँट, तो हम उसको बोलेंगे बैक्टीरियन कैमल, बैक्टीरियन कैमल। उसको हम बोलेंगे एशियन ऊँट या एशियन कैमल। तो जो अरेबियन कैमल रहते हैं वो भारत में मुख्य रूप से पाले जाते हैं, यानी कि ये भारत में मुख्य रूप से पाले जाते हैं। और ये जो बैक्टीरियन कैमल या फिर एशियन कैमल या कैमलिस बैक्टीरियस जो कैमल रहते हैं वो मुख्य रूप से लद्दाख में, मतलब भारत में, यह भारत में लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऊँट का भी दो प्रकार से ऊँट को बांटा गया है। एक तो एक कुबड़ वाला ऊँट जिसको बोलेंगे हम कैमलिस ड्रोमेटेरियस, जिसको ड्रोमेडेरी कैमल भी कहेंगे, वो अरेबियन ऊँट भी कहेंगे उसको, जो मेनली भारत में या राजस्थान में जो पाले जाते हैं, रेगिस्तान एरिया में जो पाले जाते हैं। और दो कुबड़ वाला ऊँट किसे बोलेंगे तो कैमलिस बैक्टीरियनस, यानी कि जिसके दो कुबड़ रहते हैं उसको हम बोलेंगे एशियन कैमल या फिर एशियन ऊँट भी बोल सकते हैं। और ये मेनली लद्दाख में पाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैनिस फैमिलियरिस। अगला कुत्ता, 8वां पॉइंट, कुत्ता, जिसको बोलेंगे हम कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, कुत्ते का नाम। उसके बाद लेंगे हम बिल्ली का, ये हो गया कुत्ता। ठीक है, बिल्ली का नाम रहेगा वो रहेगा फेलिस कैटस, और इसका एक और नाम भी रहेगा वो रहेगा फेलिस डोमेस्टिकस। ठीक है, तो फेलिस कैटस और फेलिस डोमेस्टिकस। ठीक है,
बिल्ली के दो नाम रहेंगे। उसके बाद हम लेंगे घोड़ा। घोड़े का नाम रहेगा इक्वेस कैबेलिस। घोड़ा इक्वेस कैबेलस, ठीक है। घोड़े का नाम रहेगा इक्वेस कैबेनस। और जो गधा रहता है उसका नाम रहेगा इक्वेस एसिनस। इक्वेस एसिनस, ठीक है। ये आएगा इक्वेस एसिनस, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लेंगे मिथुन। उसके बाद आएगा मिथुन। मिथुन का वैज्ञानिक नाम रहेगा बॉस ग्रेनियस, ठीक है। उसके बाद अगर लेंगे तो मिथुन ना, तो मिथुन का जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो रहेगा बॉस फ्रंटिलिस। और याक का वैज्ञानिक नाम रहेगा, याक का जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो रहेगा बॉस ग्रेनियस, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 14वां सुअर। सुअर के दो प्रकार से नाम रहेंगे, जो हम पालतू सुअर है और एक दूसरे जो जंगली सुअर रहते हैं, ठीक है। पालतू सुअर रहते हैं उनको बोलेंगे हम जो पालतू सुअर रहते हैं उसको बोलेंगे हम सस डोमेस्टिकस। शूस या सस कोई भी बोल सकते हैं। डोमेस्टिकस, ठीक है। और जो जंगली सुअर रहते हैं उसको बोलेंगे हम सस स्कॉर्फा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। कुत्ते को बोलेंगे हम कैनिस फैमिलियर्स, बिल्ली को बोलेंगे फेलिस कैटस या फिर फेलिस डोमेस्टिकस, घोड़े को बोलेंगे इक्वेस कैबेलिस, गधे को बोलेंगे इक्वेस एसिनस, मिथुन को बोलेंगे बॉस फ्रंटलिस, याक को बोलेंगे बॉस ग्रेनियस, सुअर को बोलेंगे जो पालतू रहेगा उसको बोलेंगे सस डोमेस्टिकस, और जो जंगली सुअर रहेगा उसको बोलेंगे सस स्कॉर्फा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सुअर तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद रहेगा अपने चिकन। चिकन का जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो रहेगा गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, तो यहाँ तक अपने वैज्ञानिक नामकरण खत्म हुआ। अब हम देखेंगे कि देसी गाय और विदेशी गाय में क्या अंतर है, ठीक है। तो देसी गाय व विदेशी गाय में अंतर। विदेशी गाय में अंतर, ठीक है। यहाँ पर लेंगे इंडेक्स देसी गाय और विदेशी गाय। ठीक है, अब देखेंगे हम देसी गाय विदेशी गाय में क्या अंतर है। तो फर्स्ट ही हम लेंगे कुबड़, यानी कि हम्प। तो इसमें हम्प पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता, ये हमने पहले ही पढ़ा है। उसके हिसाब से हम देसी गाय और विदेशी गाय को बताएंगे। उसके बाद हम लेंगे कि गलकंबल। गलकंबल यानी कि जो गले के नीचे जो झालरनुमा लटकती त्वचा रहती है उसको बोलेंगे हम गलकंबल, या फिर इसको बोलेंगे ड्यूलेप। गले के नीचे जो झालरनुमा लटकती जो त्वचा रहती है उसको बोलेंगे हम गलकंबल। तो इसमें देसी गाय में ज़्यादा विकसित होता है। देसी गाय में ज़्यादा विकसित होता है।
और विदेशी गाय में कम विकसित होता है, कम विकसित। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो रहेगा वो रहेगा सींग, यानी सींग कैसे पाए जाएंगे, सींग यानी कि हॉर्न, यानी कि देसी गाय में सींग कैसे पाए जाएंगे और विदेशी गाय में कैसे रहेंगे। तो देसी गाय में ज़्यादा विकसित होते सींग, देसी गाय में ज़्यादा विकसित और विदेशी गाय में कम विकसित। ठीक है, यानी कि मेनली अगर देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर देखें तो मेनली जो अंतर रहेगा वो कुबड़ का ही रहेगा, यानी कि हम्प देसी गाय में पाया जाएगा और विदेशी गाय में नहीं पाया जाएगा। बाकी तो ये नॉर्मल ये गल कंबल इसमें ज़्यादा विकसित है, इसमें कम विकसित है। और सींग जो रहते हैं वो देसी गाय में ज़्यादा विकसित रहते हैं और विदेशी गाय में कम विकसित रहते हैं। ठीक है, गल कंबल यानी कि जो जालरनुमा, जो गले के नीचे जालरनुमा लटकती त्वचा रहती है और सबसे ज़्यादा किस में विकसित होती है, तो वो देसी गाय में साहिवाल में सबसे ज़्यादा विकसित होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो गाय और भैंस में क्या अंतर होते हैं। तो गाय व भैंस में अंतर, ठीक है, तो फिर से लेंगे हम इंडेक्स, यहाँ आ गई गाय और यहाँ गई भैंस। अब गाय और भैंस में क्या अंतर है, तो पहला ही पॉइंट हम ले लेंगे कि कुबड़ यानी कि हम्प, जो हमने पढ़ा है अभी, कुबड़ हम्प। गाय में हम्प पाया जाएगा और भैंस में हम्प नहीं पाया जाता, भैंस में हम्प नहीं पाया जाता। ठीक है, चाहे वो मेनली तो भैंस देसी नस्ल की ही रहती है भारत में। ठीक है, उसके बाद रहेगा गल कंबल, गल कंबल यानी कि गले के नीचे जो जालरनुमा लटकती त्वचा रहती है। ठीक है, गाय में पाया जाएगा, भैंस में नहीं पाया जाएगा। फिर अगला जो रहेगा वो सींग, सींग गाय में जो रहते हैं वो रहते शंकु आकार, यानी कि गोल और शंकु आकार, गोल और शंकु आकार। तो कैसे रहेंगे, तो वो इस प्रकार से रहेंगे कुछ। ठीक है, यानी कि गाय में जो सींग रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे और भैंस में जो रहते हैं वो चौड़े और चपटे रहते हैं, चौड़े और चपटे। चौड़े और चपटे कैसे रहेंगे, मतलब ये डस्टर है उस टाइप से, यानी कि चौड़े और चपटे रहते हैं। यानी कि यूँ मान लो ऐसे पाए जाते हैं, यानी कि चौड़े और चपटे सींग पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो उनके जो गाय में जो सींग रहेंगे वो एकदम गोल गोल और शंकुआकार रहेंगे और जो भैंस रहेगी उसमें चौड़े रहेंगे और चपटे रहेंगे। ठीक है, यानी कि गाय और भैंस में क्या अंतर है, तो कुबड़ गाय में पाया जाता है, भैंस में नहीं पाया जाता। गल कंबल गाय में पाया जाता है, भैंस में नहीं पाया जाता। और सींग में क्या अंतर है, तो गाय में गोल और शंकुआकार रहेंगे और भैंस में चौड़े और चपटे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वाटर बफेलो और स्वाम्प बफेलो में क्या अंतर है। ठीक है, तो वाटर बफेलो व स्वाम्प बफेलो में अंतर। ठीक है, वाटर बफेलो यानी कि नदीय भैंस जो हम नॉर्मली पालते हैं, स्वाम्प बफेलो यानी कि दलदली भैंस। ठीक है, अब गुणसूत्र की मेन जो इनमें मेन डिफरेंस रहता है वो गुणसूत्र का ही रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगी वाटर बफेलो, यहाँ आएगी स्वाम्प बफेलो। ठीक है, यानी कि जो मेनली जो अंतर रहता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम का अंतर रहता है, तो वाटर बफेलो में पाई जाती है 50, वाटर बफेलो गुणसूत्र की 50 रहती है 50 और स्वाम्प बफेलो में गुणसूत्र की संख्या रहती है 48। उसके बाद वेलोइंग, वेलोइंग यानी कि नहाने के लिए,
या फिर लेटने के लिए, यानी कि जो कीचड़ में लोथपोत होते हैं या पानी में लोथपोत होते हैं उनको। तो जो वाटर बफेलो है वो लेगी जो अपने साफ पानी का यूज़ यानी कि जो तालाब और नदी का यूज़, ठीक है, तालाब और नदी के पानी का यूज़ लेगी। और जो स्वाम बफेलो रहती है वो दलदल या कीचड़ का यूज़ लेगी, दलदल या कीचड़। वेलोइंग यानी कि उसमें नहाने के हिसाब से किस में जाएगी, तो वाटर बफेलो जाएगी तालाब या नदी में और स्वाम बफेलो कीचड़ या दलदल में। तो उसके अब लेंगे हम प्रकार, ठीक है, यानी कि किस प्रकार की पाई जाएगी। तो यह जो रहती है वो दुधारू नस्लें रहती है, अधिकतर दुधारू नस्लें, ठीक है। जो मेनली जो पालते हैं हम दुधारू यानी कि दूध के पर्पज से ही पालते हैं। और जो स्वाम बफेलो रहती है वो मांस के पर्पज से पाला जाता है और मांस और भारवाहक, ठीक है। तो इनका जो पाला जाता है वो मांस और बोझा ढोने के रूप में इसको पाला जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सींग, कि सींग दोनों में किस प्रकार से होंगे। तो सींग जो होंगे इसमें थोड़े छोटे आकार के रहेंगे और इसमें थोड़े बड़े आकार के रहेंगे। तो इसमें छोटे आकार के और इसमें बड़े और भारी सींग रहते हैं, बड़े आकार के, ठीक है। और फिर हम देखेंगे अगर अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जो इनका वितरण है, यानी कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, वितरण यानी कि कहाँ कहाँ पाई जाएगी। तो जो वाटर बफेलो यानी कि जो दूध देने वाली वो पाई जाएगी भारत और पाकिस्तान में, मेनली पाई जाती है भारत और पाकिस्तान में। और जो स्वाम बफेलो वो पाई जाएगी चाइना, मलेशिया और थाईलैंड में, चीन, मलेशिया और थाईलैंड में, ठीक है। यानी कि यहाँ तक क्लियर, हमने भैंसों में अंतर को पढ़ा है, यानी कि वाटर बफेलो और स्वाम बफेलो के अंतर को पढ़ा। तो उसमें जो हमारे वाटर बफेलो है वो मेनली हम नॉर्मल भारत में पाली जाती है, हमारे घरों में भी वाटर बफेलो ही पाई जाती है। और स्वाम बफेलो जो यहाँ पर भारत में मुख्यतः नहीं पाई जाती, वो दलदली भैंस रहती है, ठीक है। यानी कि भारत में वो नहीं पाई जाती, वो थाईलैंड, चाइना या मलेशिया वगैरह में पाई जाती है। अब गुण मेनली इनमें जो अंतर रहता है वो गुणसूत्र में ही रहता है। गुणसूत्र वाटर बफेलो में रहेंगे 50 और स्वाम बफेलो में रहेंगे 48, ठीक है। उसके बाद वेलोइंग के लिए यानी कि नहाने के लिए या फिर लोटपोट जो होते हैं उसके लिए जो जाएगी वो तालाब या नदी में जाएगी, यानी कि साफ पानी का यूज़ करेगी। और स्वाम बफेलो रहती है वो दलदल और कीचड़ का यूज़ करती है। और ये किस प्रकार से पाई जाए, मतलब उनका यूज़ किस प्रकार से होता है, या फिर ये किन प्रकार की भैंसें रहती है। तो ये रहती है दुधारू प्रकार की नस्लें और इनका जो हम यूज़ करते हैं वो मांस और बोझा ढोने के यूज़ में लेते हैं। और सींग किस प्रकार से पाएंगे, तो जो स्वाम बफेलो रहती है उसमें बड़े आकार के सींग पाए जाएंगे और वाटर बफेलो में छोटे आकार के सींग पाए जाएंगे। और वितरण यानी कि कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, तो वाटर बफेलो भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है मुख्य तरह, और स्वाम बफेलो जो रहती है वो चीन और मलेशिया में पाई जाती है। यानी कि अगर मान लो कि विश्व में अगर 100% विश्व में तो अगर 100% अगर भैंसें हैं तो 50% सिर्फ इंडिया में ही पाई जाएंगी। यानी कि सबसे ज़्यादा जो भैंसें पाई जाती है वो इंडिया में ही पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो भैंसें पाई जाती है वो भारत में ही पाई जाती है, वो भी कौन सी, तो वाटर बफेलो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वाटर बफेलो पाई जाएगी वो इंडिया में ही पाई जाती है। ठीक है, भैंस और गाय में अंतर हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि मांस यानी कि मीट। अब मांस कहते किसे हैं, तो मांस किसे बोलेंगे,
कि जो मांसपेशियों से प्राप्त होता है। अब मांसपेशियां भी कौन सी, तो जो मुख्यतः कंकाली मांसपेशी। अब कंकाली मांसपेशी कौन सी, जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती है, उन्हें हम बोलेंगे कंकालीय मांसपेशी। तो जो कंकालीय मांसपेशी में जो मुख्यतः मांस रहता है उसको हम बोलेंगे, सॉरी, कंकालीय मांसपेशियां जो रहती है उनको हम मांस कहते हैं, ठीक है। और जो मांस के जो कलर के लिए जो जिम्मेदार है उसको, जो वर्णक जिम्मेदार है उसको बोलेंगे मायोग्लोबिन, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कि पहला हम हेडिंग लेंगे मीट या फिर मांस, ठीक है। तो इसकी अब परिभाषा लिखेंगे कि मांस क्या होता है। तो मांस मुख्यतः मांसपेशियों, अब मांसपेशियों भी कौन सी, तो कंकाली मांसपेशी, कंकालीय मांसपेशियों, कंकाली जो मांसपेशी है उससे मिलकर बना होता है, उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है। और जो इनमें मांस का जो कलर रहता है वो लाल रहता है, वो किसके कारण आएगा, तो वो मायोग्लोबिन की तरह आएगा। तो मांस का रंग किसके कारण आएगा, तो वो मायोग्लोबिन वर्णक के कारण लाल होता है, ठीक है। यानी कि मांस का कलर के लिए जो जिम्मेदार जो वर्णक है वो रहेगा मायोग्लोबिन। अब पेड़ पौधों में पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, जो पत्तियों की कलर के लिए जिम्मेदार रहता है। उसमें हमने पहले पढ़ा था कि फियोफाइटिन जो साइलेज के कलर के लिए जिम्मेदार रहता है। वैसे ही मांस के जो जिम्मेदार रहता है वो रहता है मायोग्लोबिन, जिसके कारण मांस का रंग जो रहता है वो रहेगा लाल, ठीक है। अब मांस मुख्यतः कहते किसे, तो मांस किसे कहते जो मुख्य मांसपेशियों से प्राप्त होती है, मतलब मांसपेशियों में जो पाया जाता है। मांसपेशियों में मांस जो रहता है उसको ही बोलेंगे हम मांस, यानी कि जो कंकाली मांसपेशी जो मुख्यतः रहती है उसमें ही मांस पाया जाएगा। मांस, अब मान लो मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन का क्या काम रहेगा, तो मायोग्लोबिन अगर ज़्यादा होगा तो मांस का रंग लाल होगा, और अगर कम होगा तो इसका रंग कम लाल या फिर सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। तो मांस का रंग सफ़ेद होगा, यानी कि वाइट और रेड, ठीक है। यानी कि अगर किसी जानवर में मायोग्लोबिन की संख्या, वर्णक की मात्रा ज़्यादा है तो मांस उसमें लाल रहेगा, और किसी में अगर मायोग्लोबिन की मात्रा कम है तो उसका जो मांस रहेगा वो सफ़ेद रहेगा। अब इसमें देख लो कि जो सबसे ज़्यादा जो मायोग्लोबिन पाया जाएगा वो पाया जाएगा भैंस में, ठीक है। तो उसका जो कलर रहता है वो मांस का कलर लाल रहता है, ठीक है। और उससे कम मुर्गी में देख लो तो उसमें मायोग्लोबिन की संख्या कम रहती है, तो उसमें जो मांस का कलर रहता है वो सफ़ेद रहता है। और सबसे कम देखे तो वो रहता है खरगोश में मायोग्लोबिन लगभग न के बराबर होता है, तो उसमें मायोग्लोबिन की एकदम कमी होती है, तो उसका जो मांस रहता है वो मतलब एकदम पर्ली वाइट, यानी कि जो चमकदार सफ़ेद होता है, ठीक है। यानी कि उसमें मतलब ऐसा ही मान लो लगभग ये जो है, यानी कि मोती की तरह चमकदार होता है, यानी कि एकदम वाइट रहता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जानवरों में जो मांस का जो कलर रहता है वो मायोग्लोबिन से होता है। अगर ज़्यादा रहेगा तो मांस का रंग लाल रहेगा, ठीक है। और अगर कम रहेगा तो मांस का रंग सफ़ेद रहेगा। और अगर हम ऐसे ही देख लेंगे कि
जो जानवर होते हैं, जानवरों में मायोग्लोबिन अधिक होने के कारण उनका मांस कैसा होता है, तो लाल या रेड। ठीक है। तो दूसरा कि पोल्ट्री में मायोग्लोबिन की कमी के कारण का मांस कैसा रहेगा, तो वाइट रहेगा या फिर सफ़ेद। ठीक है। यानी कि मुर्गियों में मायोग्लोबिन की कमी रहती है, तो उनका जो मांस रहेगा वो रहेगा सफ़ेद। और जो खरगोश रहता है, खरगोश में मायोग्लोबिन की अत्यधिक कमी होने के कारण उसका मांस, ठीक है, उसका मांस कैसा होगा, तो एकदम पर्ली वाइट यानी कि मोती जैसा चमकदार रहेगा। तो सफ़ेद प्लस चमकदार। ठीक है। सफ़ेद क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन की कमी है इसलिए वो सफ़ेद रहेगा। और चमकदार यानी कि उसमें जो मायोग्लोबिन की अत्यधिक कमी है तो वो चमकदार भी रहेगा, जिसको हम बोलेंगे पर्ली वाइट या फिर मोती जैसा चमकदार। ठीक है। यानी कि जानवरों में मायोग्लोबिन अधिक होने के कारण उनका मांस जो रहता है वो लाल रहता है, और पोल्ट्री में मायोग्लोबिन की कमी होने के कारण उनका जो मांस रहता है वो सफ़ेद रहता है। और जो खरगोश रहते हैं उसमें मायोग्लोबिन की अत्यधिक कमी होती है, यानी कि एकदम कम होता है, तो उसका मांस जो सफ़ेद के साथ साथ उसमें चमकदार भी रहेगा। ठीक है। तो जिसको हम बोलेंगे पर्ली वाइट मीट। ठीक है। और इसके एकदम सेम भी, मतलब इसके जैसा एक बीमारी है जिसको बोलेंगे हम पर्ल डिजीज़। ठीक है। पर्ल डिजीज़ हम बोलेंगे टीबी को, क्योंकि उसमें फेफड़ों में मोती के समान जो जम जाता है। ठीक है। यानी कि मोती के समान उसमें जम जाते हैं फेफड़ों में, तो उसको बोलेंगे हम पर्ल डिजीज़। तो वो किसको बोलेंगे, टीबी को। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा कि पर्ल आई, यानी कि जो एक बीमारी है मुर्गी में मेरेक, उससे मुर्गी की जो आंखें जो मोती के समान हो जाती है। पर्ल आई किसमें होती है, तो मुर्गी में। बीमारी का क्या नाम है, तो मेरेक। ठीक है। मेरेक बीमारी में मुर्गी की जो आंखें रहती है वो मोती के समान हो जाती है। यानी कि जानवर में जो मायोग्लोबिन की अधिकता के कारण उनका जो मीट रहता है वो लाल रंग का रहता है। पोल्ट्री में मायोग्लोबिन की कमी के कारण उनका मीट रहता है वो सफ़ेद रहता है। और खरगोश में मायोग्लोबिन की अत्यधिक कमी के कारण उनका जो मीट रहता है वो सफ़ेद के साथ साथ चमकदार भी होता है, जिसे पर्ली वाइट मीट कहते हैं। ठीक है। पर्ली वाइट मीट। और उसके सेम ही हम आगे पढ़ेंगे कि पर्ल डिजीज़ यानी कि मोती जैसा रोग, तो उसको बोलेंगे हम टीबी को। ठीक है। उसके सेम ही है कि पर्ल आई डिजीज़ भी होगा, वो होगा मुर्गी में जो मेरेक को बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे अभी की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।